कितने टाइप की है? 2 प्रकार की। और जितने भी जीव जंतु हैं समस्त टोटल सारे जिस भी तरह की सेल के हैं वो इन दो में से एक है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी जीव हो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमेशा कोशिका ही होगी। ठीक है, अब इस चीज को याद नहीं करना, इसको समझना है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से क्या मतलब है। किसी भी जीव जो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो कोशिका तो एक चीज आता है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत करके एक थ्योरी है, नहीं समझ आ रहा, सेल थ्योरी। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ। तो सेल के बारे में अपन ने पढ़ा, सेल में हमने दो प्रकार के टाइप पढ़े। पहला प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट, और दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है, ये मैं कहूँ सरल प्रकार की है। ठीक है, केवल बाहरी झिल्ली है, अंदर नहीं है। केंद्रक किस तरह का, असंगठित है। सही है ना बात, सहमत हो इस बात से? जो न्यूक्लियस है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और आदिम प्रकार की है। राइट, यूकैरियोटिक सरल की बजाय ये कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोल सकते हैं जटिल, यानी कि कॉम्प्लेक्स। झिल्लियां ही झिल्लियां हैं। ठीक है, बाहरी के अतिरिक्त प्रत्येक कोशिकांग झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक सेल ऑर्गन में झिल्लियां ही झिल्लियां हैं कुल मिलाकर के। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बिकॉज जिस आधार पर इसका नाम है, बिकॉज कैरियन माने क्या था, न्यूक्लियस। कैरियन इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब है न्यूक्लियस। प्रो माने इनिशियल। ठीक है, केंद्रक सुसंगठित झिल्ली से परिबद्ध, परिबद्ध माने सराउंडेड। ठीक है, और ये किस प्रकार की है, नवीनतम, नवीन एडवांस प्रकार की। ये दो प्रकार की कोशिकाओं की चर्चा हमने की। और जब हम, मैंने अभी आपको कहा एक है सेल थ्योरी, वो क्या कहती है, वो कहती है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेल और सेल्स। ये कहती है, मैंने सरलतम रूप में लिखा आपको, ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक नहीं पढ़ रहे अपन। क्या कह रही है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, दो वैज्ञानिक थे श्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, नाम लिख देता हूं, श्लाइडेन व श्वान, इन्होंने इसको दिया। ठीक है, श्लाइडेन एंड श्वान। ये दो चार बातें और कही हम, लेकिन मैंने जो आपको यहाँ लिखा है वो सरलतम रूप है। और सरलतम रूप क्या है, कि जितने भी जीव हैं इस धरती पर, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कोशिका से ना बना हो। यानी ऐसा कोई जीव नहीं है जो अपन ये कह दे कि हाँ ये फला जीव है, इसमें कोशिकाएं नहीं है, कोशिका के अलावा कोई और सामान है, कोई ईंट पत्थर गारा, कोई प्लास्टिक। ठीक है, रैंडमली मैं, मेरे मुंह में जो बात आ रही है वो मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब है जीव नाम का अगर कोई चीज होगा वो सेल से ही मिल करके बना होगा। हो सकता है वो पूरा ही एक कोशिका से बना हो, यानी हो सकता है पूरा ऑर्गेनिज्म भी क्या हो, यूनिसेलुलर हो, या फिर वो बहुकोशिकीय होगा यानी मल्टी सेलुलर होगा। लेकिन वो बना किससे होगा, और ऐसा भी कोई जीव नहीं है, मजे की बात है, जिसकी शुरुआत एक कोशिका से ना होती हो।
इसी को मैं और थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने देखो लिखा ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेल ऑब्लिक एस। इसका क्या मतलब हुआ? ये कब लिखते हैं अपन ऐसे? जब भी हम किसी के आगे ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब दोनों सेल अथवा सेल्स। ब्रैकेट, अगर मैं सेल्स लिखता हूं इसका मतलब तो मल्टी सेल्यूलर ही हुआ, लेकिन अगर मैंने ब्रैकेट में एस लिख दिया इट मींस इसको सेल भी पढ़ा जाए और सेल्स भी पढ़ा जाए। ठीक है, ये नई स्टाइल है लिखने की। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी शुरुआत एक कोशिका से ना हुई हो। अब जो यूनिसेलुलर जीव हैं वो तो हैं ही सारे एक कोशिका के, तो उसमें तो ये इस बात पे बहस करना, इस बात पे विचार करना भी व्यर्थ है कि ये, चलो कोई बात नहीं। अब अपन बात करते हैं मल्टी सेलुलर जीव की, जैसे कि हम और ले लो, इससे बड़ा हाथी ले लो, डायनासोर ले लो, अभी नहीं है लेकिन ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर अपन इस बात को समझें, हमारी शुरुआत, आपकी मेरी सबकी, क्या शुरुआत एक कोशिका से हुई है? आपका और मेरा अस्तित्व सब पहली बार कब आया? इस धरती पे आप किस फॉर्म में आए सबसे पहली बार? जब आप, मैं, हम सब अपनी अपनी मदर के पेट में एक सिंगल कोशिकीय जाइगोट के रूप में आए। स्पर्म और ओवम के बीच में फ्यूजन हुआ, दो कोशिकाएं हैं, वो दोनों फ्यूज होकर के पहली बार क्या बना? बना जाइगोट, जिसको युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, वो कितनी कोशिका थी? और उसी में विभाजित हो के चाहे कितना ही बड़ा जीव हो, चाहे डायनासोर ही, वो भी कहां से आया? एक सेल से। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसकी शुरुआत एक कोशिका से ना होती हो। अब कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं? दो। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? रट नहीं रहे हो ना? रटना नहीं है देखो। ठीक है, मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं कि आप बायोलॉजी और लाइफ साइंस से रिलेटेड जो चीजें, बिकॉज जब बार बार बात करेंगे, ठीक है, तो सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोशिकांग, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीजें बार बार आएंगी। ठीक है, पहले से इलाज कर लो। कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जीवों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अपन पढ़ना शुरू कर देंगे। अब जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, जब उनका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम? व्हाई डू वी क्लासिफाई? यस, वेरी गुड। जब भी हम किसी चीज को समझना चाहते हैं ढंग से, आसानी से समझ, उसको क्लासिफाई कर दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको क्लासिफाई कर दो। तो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का मूल उद्देश्य है कि हमारी समझ अच्छी हो उसके लिए। तो जब पहली बार किसी बंदे ने क्लासिफाई करने के लिए सोचा, तो आपने नाम सुना होगा लीनियस का, नाम सुना? कैरोलस लीनियस। चलो खैर, अपने आपको इतना मतलब नहीं है। जीवों को जब वर्गीकरण किया जाता है, जीवों का जब वर्गीकरण किया जाता है, तो उनको 7 पदों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने पद हैं? 7 पद। पद पढ़े होंगे ये तो आपने। 7 पद का एक क्रम होता है, उसी क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। और ये जो क्रम है इसे अपन बोलते हैं पदानुक्रम या हायरार्की। हायरार्की। और इस हायरार्की में 7 है क्या? सबसे पहला जो है वो है किंगडम। सबसे पहला क्या है? किंगडम। दूसरा है डिवीजन, ठीक है, या फाइलम। एक एक की बात करेंगे अपन। फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर लास्ट में है जाति यानी कि स्पीशीज। किंगडम को हम बोलते हैं जगत, इसको हम बोलेंगे संघ, इसको हम बोलेंगे, क्लास को क्या बोलते हैं? ऑर्डर को हम बोलते हैं गण, फैमिली को, इसको बोलते हैं वंश, इसको बोलते हैं जाति, जाति, वर्ग, और फैमिली को कुल, कुल, कुल। ये लो, ये 7
और क्रम क्या होगा, इसी क्रम में होगी। ठीक है, पढ़ा हुआ है। लेकिन ये 7 आवश्यक पद है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके अलावा कुछ नहीं होते, होते हैं, उपजाति भी होती है, उपसंग होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा जिसके वर्गीकरण में ये 7 पद नहीं होंगे। इनको नहीं छोड़ सकते, किसी का भी अगर क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर ये 7 की चर्चा नहीं की, हमने मान लो क्लास को छोड़ करके सब क्लास की बात कर ली, पूरा नहीं होगा क्लासिफिकेशन। ये अति आवश्यक है, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, ये होंगे ही होंगे। अब जब सबसे पहले चलेंगे तो सबसे पहला क्रम क्या आता है, जगत। तो हमें कम से कम जगत कितने ये जरूर पढ़ लेना चाहिए। कितने जगत हैं, 5 जगत। ठीक है, 5 जगत हैं जिसमें सारे जीव आते हैं, बहुत सरल है, मैं अभी 2 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं, जैसे हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, आपको याद करने के लिए नहीं, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे जैसे ह्यूमन की बात करें तो हमारा जो जगत है उसका नाम है एनिमेलिया। ठीक है, हमारा जो फाइलम है, फाइलम का क्या नाम है, कॉर्डेटा। फिर क्लास मेमेलिया, मेमेलिया के अंदर आते हैं ना स्तनधारी सारे के सारे। ऑर्डर प्राइमेटा। फैमिली होमोनिडी। जीनस होमो। जाति सेपियंस। ठीक है, आगे बात समझे, उदाहरण के रूप में बताया, ऐसा नहीं है कि आपको याद करना, ह्यूमन का तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब जब हम वैज्ञानिक नामकरण करते हैं, ठीक है, मोटी मोटी बातें बता रहा हूं ऊपर ऊपर से मैं, जब हम वैज्ञानिक नामकरण करते हैं, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, वैज्ञानिक नामकरण में कुछ नहीं होता, बस केवल जीनस पहला नाम और उसके बाद स्पीशीज का नाम, बस। उदाहरण के तौर पर होमो सेपियंस, हो गया, हो गया नाम। तो कोई भी जीव हो उसका वैज्ञानिक नाम केवल 2 चीजों से मिलकर के बना होगा, उस जीव का वंश और उस जीव की जाति। क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट करते चलो।
तो जब सिमिलरिटीज ज्यादा हो जाती हैं तो उसमें उपजातियां भी हो जाती हैं। ठीक है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। ब्रेसिका ओलेरेसिया, तीनों के तीनों ब्रेसिका ओलेरेसिया है, लेकिन आगे अलग अलग नाम है, कैपेटिटा गोगिलोडस एंड क्राइथोमियम, तीनों अलग अलग नाम, जस्ट टू मेक श्योर क्लियर। चलिए, तो जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हमने यहां पर क्या जाना कि जब भी हम किसी जीव को, अब नाम हमेशा किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो वैज्ञानिक नाम है हमेशा किसका परिणाम होगा? क्लासिफिकेशन का। अनटिल और अनलेस आप उसे क्लासिफाई नहीं करोगे, क्या बिना क्लासिफाई किए वंश और जाति आ जाएगी? भाई 7 पदों में जो ऊपर से नीचे चलोगे तभी तो छठा और सातवां आएगा, और जैसे ही क्लासिफिकेशन होगा तभी उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका वैज्ञानिक नाम निर्धारित हो जाएगा। बस लास्ट के दो उठाने हैं मैंने को, ठीक है। तो पूरा जो वर्गीकरण है, जो जीव हैं उनको 5 जगतों में बांटा जाता है। सबसे पहला क्या था? किंगडम, ठीक है। तो कितने हैं? 5 किंगडम। अब ये जो 5 किंगडम का जो वर्गीकरण है वो किसने दिया? बताओ, नाम सुना होगा भी, 5 जगत, 5 किंगडम किसने दिया? 5 किंगडम किसने दिया? पढ़ा तो होगा, कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे आगे। तो 5 जगत कौन से हैं ये समझना है अपने को। सबसे पहला क्या है? मोनेरा, नाम सुना? नहीं सुना तो सुन लो। दूसरा? तीसरा? फंजाई, जिसे हम कवक भी बोलते हैं, कवक, फंगस। पांच, चौथा? प्लांटी, जिसको हम प्लांट्स बोलते हैं। और पांचवा? एनीमेलिया, अभी आया था ना? एनीमेलिया। 5 जगत है ये तो पक्का याद करना, आपने याद नहीं करना, समझना, अभी बताता हूँ आपको, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यानी पूरे पृथ्वी पर 5 तरह के जीव हैं। क्योंकि हमने जब कहा, क्या कहा कि कोई भी जीव हो उसका जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जगत की, किंगडम की। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 5 जगत है, तो पूरी धरती पर जितने भी जीव, उन समस्त जीवों को केवल और केवल अधिकतम 5 जगतों में बांटा गया। ठीक है। सबसे पहले आएंगे मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसकी शुरुआत कहां से? शुरू शुरू में आया 2 जगत, फिर 3 जगत प्रणाली, फिर 4 जगत प्रणाली, और लास्ट में आई, इसका नाम दिया WH विटाकर ने। एक वैज्ञानिक था WH विटाकर, इन्होंने 5 जगत परिकल्पना, 5 जगत अवधारणा दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हल्का सा जब टफ टफ क्वेश्चन आएगा इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अब 5 जगत की अवधारणा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इसमें क्या अंतर है वो अभी अपन देख रहे हैं। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब थोड़ा सा इसको समझो, अगेन समझोगे तो 2 मिनट का काम है, वरना तो बहुत भयंकर आइटम है। अब देखो हमने क्या किया, मैंने क्या कहा, कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं?
इसमें से एक मोनेरा जो है वो समस्त प्रोकैरियोट्स किस में आएंगे, मोनेरा में आएंगे, दैट्स ऑल। और बाकी सारे ये लो, हो गया। अब आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा जीव यूकेरियोटिक है, नहीं है, लो जी हो गई। आपसे पूछ ले कि पादप क्या है, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक, पादप कहाँ है, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ी देर बाद मैं भी बताऊंगा कि मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे के सारे किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। अभी इसमें बताऊंगा कौन कौन आते हैं, इसमें तो जगत है ना, ये तो मैं ब्रॉड कैटेगरी बताऊंगा कि कौन कौन मोटा मोटा कौन कौन आते हैं जिनसे मोस्टली प्रश्न आते हैं। अब जितने भी मोनेरा है हम क्या कह रहे हैं, आपको ये याद है कि हाँ मोनेरा में क्या है, यूनिसेलु प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया किस तरह का हुआ, प्रोकैरियोटिक, सिंपल। कवक है साहब, कोई फलाना कवक, कवक कवक क्या है। अब हम क्या समझते हैं कि कवक भी क्या होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी से दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। प्रश्न क्या आता है, कवक क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अगर हमें ये याद हुआ, फंजाई चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे नहीं हो, कि कौन से हैं वो, यूकैरियोटिक है। समझ में आ रही है बात। तो ये प्रोकैरियोटिक हो गए। अब देखो प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, लेकिन यहां पर एक चीज और गौर करने वाली क्या है, यूनिसेलुलर है ये भी क्या है, यूनी है। लेकिन यहां से क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। अब आपसे पूछ ले कि बहुकोशी के कौन है इनमें से, फंजाई है क्या, है, दिख रहा है। अमीबा प्रोकैरियोट प्रोटिस्टा है, देखो यहां रहा, यूनिसेल्यूलर। यानी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सारे के सारे प्रोटिस्टा हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट सारे के सारे मोनेरा हैं। बाकी फंजाई प्लांटी एनिमलिया सब के सब मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक है। कोई बात नहीं। प्रोकैरियोटिक, अब हमने कल, आप याद करो, हमने कहा था कि प्रोकैरियोटिक जीव हैं, क्या मल्टी सेल्युलरिटी दिखा सकते हैं, कल कहा था, क्योंकि उसमें आंतरिक कोशिका का विभाजन ही नहीं है, तो भाई तो क्या ही करेंगे, तो वो तो कभी मल्टी सेल्युलर होते ही नहीं है। मल्टी सेल्युलरिटी नाम की चीज है, अगर किसी को समझ में आई, वो आई यूकैरियोटिक, और उन्होंने यूकैरियोटिक कोशिकाओं ने आगे बढ़कर बाद में यूकैरियोटिक कोशिकाओं ने आगे चल करके क्या किया, मल्टी सेल्युलरिटी अडॉप्ट की, बहुकोशिकता उनके समझ में आई। तो अब यूनिसेल्युलर जीव कितने हैं, दो, ठीक है, मल्टी सेल्युलर सारे के सारे, ठीक है, क्लियर है। अब तो समझ में आ गई होगी। तो मैं क्या कह रहा था, जितने भी सबसे पहले आप देखो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर, आपको समझ गया यूनिसेल्युलर, कोई भी जीव यूनिसेल्युलर है। अब पूछो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा, यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा। यूनि मल्टी सेल्युलर है तो सीधी सीधी बात प्रोकैरियोटिक तो नहीं हो सकता, ठीक है। मल्टी सेल्युलर है और यूकैरियोटिक है, सीधा का सीधा इन तीनों में से एक। तो इन दोनों का तो निपटारा हो गया, ये तो गए। अब इसमें आते हैं, फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया में क्या अंतर है। फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया के अंतर, जो सिमिलरिटी है वो तो आपको समझ में आ गया, तीनों के तीनों यूकैरियोटिक मल्टी सेल्युलर है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब हम सबसे पहले प्लांटी की बात करते हैं। ये वाला ही करते हैं। देखो, अब प्लांट किस तरह के जीव होते हैं, प्लांट और जंतु में क्या अंतर होता है, मैं आपकी वाली आर्ट्स वाली भाषा में बात करते हैं। प्लांट और एनिमल्स में क्या अंतर होता है, प्लांट स्वपोषी होते हैं
और एनिमल परपोषी होते हैं। स्वपोषी से मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। यानी अब भोजन क्या है, मैंने आपको क्या कहा, भोजन क्या है, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है। हम कुछ भी खाएं, फाइनली हमें ऊर्जा चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज चाहिए, जिस बिकॉज हमारे शरीर में जो ईंधन है वो क्या है, ग्लूकोज है। शरीर में, ब्लड में ग्लूकोज जाएगा। पौधे ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण से अंदर ही बना लेते हैं। हमें दूसरे को खाना पड़ता है, पचाना पड़ता है, फिर जाकर के ब्लड में क्या आता है, ग्लूकोज आता है। यहां तक कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, क्लियर। पौधों ने खुद बनाया। दूसरा अंतर क्या है, बताओ, दूसरा अंतर क्या है? हरे होते हैं, वो हरे नहीं होते। हालांकि अंतर वो इसी से रिलेटेड, बिकॉज हरे होंगे तभी तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, स्वपोषी होंगे, हरे होते हैं। एक और अंतर है, प्लांट स्थिर होते हैं, जंतु, हालांकि ये पूर्णतया सही नहीं है, बहुत सारे जंतु हैं जो भी स्थिर होते हैं। लेते हैं तभी तो, वही तो हो गया ना, प्लांट CO2 लेते हैं, हम CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब चूंकि मैंने कल बताया आपको, हम वो CO2 लेते हैं और 6 CO2 को जोड़ करके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है क्या होता है, C6H12O6। कितने कार्बन है, 6। तो एक प्लांट को एक अगर ग्लूकोज अणु बनाना हो तो कितने कार्बन चाहिए, 6। तो कितनी CO2 लेगा, एक CO2 में कितने कार्बन है, एक। एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, CO2, राइट, क्लियर है। तो कितनी CO2 लेगा, 6 CO2 अणु लेगा। हम क्या करेंगे, हम खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ब्लड में ग्लूकोज जाएगा और सेल उसको क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी, उस ऊर्जा निकाल लेगी और CO2 बाहर फेंक देंगे वापस। चक्र चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र है, क्लियर है। तो यहां फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है, स्थिर होंगे, ठीक है। पोषण किस तरह का होगा, प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण का मतलब प्राणी समान पोषण, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, प्राणी नहीं, जंतु सम पोषण, होलोजोइक। इसका मतलब क्या है, दूसरे जीव को खाएंगे, पचाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे, ये इनका फंडा है। दूसरे जीव को खाएंगे तो हम क्या करते हैं, आप कहोगे नहीं सर आप खाते होंगे, मैं तो नहीं खाती, मैं तो, ओह सॉरी उल्टा लिख दिया, मेरी नज़र में मैं वही लिख रहा था, गलत लिख दिया। इधर क्या है, नॉन फोटो सिंथेटिक, ज्यादातर, मैंने आपको कहा था ना सारे के सारे नहीं होते, हाँ अधिकांश लिख दो, अधिकांश स्थिर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कौन सा पोषण होगा, जंतुसम, यहां पादपसम, ठीक है। संग्रहित भोजन, यहां क्या होगा, संग्रह करेंगे किसका, स्टार्च का। यहां किसका संग्रह होगा, ग्लाइकोजन का, ठीक है, क्लियर है। कोशिका भित्ति होगी, भित्ति नहीं होगी, कोई दिक्कत। और जंतुसम से तात्पर्य अन्य जीव पर आश्रित,
अन्य जीव पर आश्रित। पादप सम का मतलब कोई भी जीव पर आश्रित नहीं, खुद बनाएंगे, स्व संश्लेषण। ये दिक्कत, ये अंतर है। कोई दिक्कत? फंजाई पे आता है। फंजाई मोटा मोटा जंतुओं जैसा होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और हो गई, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं है। स्व संश्लेषण में नहीं, यहां लिखा है, यहां नॉन फोटो। पहली बात तो कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। दूसरी चीज तंतु, दूसरी चीज क्या होती है, तंतुमय होते हैं ये, तंतुमय। इनकी रचना कैसी होगी, लंबे लंबे होते हैं। परपोषी होते हैं, पर सॉरी परजीवी होते हैं ये परजीवी नहीं होते, ये हो सकते हैं, ठीक है, परजीवी होते हैं। दूसरा, संग्रहित भोजन किसका करेंगे, ग्लाइकोजन का। मैंने कहा ना, वह तेल, इसमें तेल और होता है। जब एक्स्ट्रा भोजन हो जाएगा किसका करेंगे संग्रहण, ग्लाइकोजन का। ये दोनों आपस में एक ही थैली के चट्टे बट्टे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो कर नहीं रहे, ठीक है। भित्ति, कोशिका भित्ति होगी क्या, बताओ, होगी कि नहीं होगी, होगी। अब देखो, पोषण में तो पादपों के समान है, जंतुओं के समान है, लेकिन संरचना में किसके समान है, पादपों के समान, इसीलिए तो अलग है। समझ में आ रही है बात, पहले समझ में आ रही है क्या, नहीं आई? देखो न्यूट्रिशन में देखें तो एनिमल जैसे हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक है, स्टोर्ड फूड भी इनके जैसा है, लेकिन स्ट्रक्चरली देखें कोशिका क्या, अब एनिमल्स के साथ तो सिमिलैरिटी की थी किसमें, न्यूट्रिशन में, लेकिन स्ट्रक्चरल अगर हिसाब से देखें तो जिस तरह से प्लांट में सेल वॉल होती है, इनमें भी सेल वॉल होती है, लेकिन अंतर क्या है, कोशिका भित्ति किसकी बनी, यहाँ पे कल बताया था, सेल्यूलोज है ना मुख्यतः। यहां किसकी बनी है, ध्यान रखने की बात है, काइटिन की। दो ही तरह की भित्तियां होती हैं, पादप वगैरह की तो काइटिन वाइटिन, सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज की बनती है। कवकों में किसकी बनती है, काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद करना ऋषि, ठीक है। भित्ति वाले दो ही हैं और भी, इनमें होती है भित्ति, इनमें होती है, ठीक है। क्लियर है, हैं? क्या चीज, संग्रह, अच्छा अच्छा, अच्छा नहीं नहीं, सही है, संग्रह तो यही है, संग्रह इसमें ग्लाइकोजन होगा, स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड, नोट कर लो। इनको जो अपन अभी बात कर रहे हैं इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना, कल को अगर कोई दिक्कत है तो कल मुझे आते ही पूछ लेना। सवाल अभी बताते हैं।
फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस तो प्रक्रिया का नाम है, जो जीव करता है उसे अपन बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। कि ये कौन सा जीव ऐसा फोटोसिंथेटिक है, करता क्या है वो फोटोसिंथेसिस है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंट जैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं धागे जैसे। पादप कैसे होते हैं, पादप का मतलब क्या है, प्लांट का मतलब क्या है, उसमें जड़ हो गई, तना हो गई और पत्तियां होगी, ये उसकी बॉडी का रोल। जिस तरह से जंतुओं में क्या होते हैं, सिर होगा, धड़ होगा, पैर होंगे, तो ये एक आइडियल उसकी बॉडी के अंग है। उसका बॉडी का जो प्रतिरूप है, कोई भी जंतु जो होगा, हर जंतु के अंदर ये दो तीन चीजें होगी, सिर, धड़, पैर। ठीक है, पैरों से वो क्या करेगा, गमन। इसलिए हमने क्या कहा, ये अधिकांश, अरे आपने बातों बातों में कुछ भी लिख देते हैं, गमनशील, मूवेबल। सही करना भाई। एनिमल मोस्टली क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखो जो भी चलता फिरता दिखेगा वो जंतु है। ठीक है, मोटी मोटी परिभाषा। हालांकि मैंने एक आपको लिखा है अधिकांश होते हैं, बिकॉज कुछ जंतु हैं जो छोटे वाले हैं जो फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे समुद्र में बहुत सारे जीव हैं जो चट्टानों पर चिपके रहते हैं, लेकिन वो जंतु हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, अगर अपन जनरल स्टेटमेंट बताना चाहें, सिंपली अपन कहते हैं हाँ जंतु जलन गमन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, प्लांट नहीं करते। तीनों में अंतर समझ में आ गया। अब देखो मैं सिंपल थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं, बिकॉज ये तीन अलग है, ये दो अलग है, पांच हैं। पांच जैसे ही अपन क्लियर कर लेंगे, हमें मोटा मोटा जितने भी प्रकार के जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, हमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह की कैटेगरी के जीव हैं, लोग हैं। गमनशील, मूवेबल। वैसे सही तो क्या इंग्लिश रहती है, लेकिन अब पूरी भी नहीं कर सकते। आपको समझ जाती है ना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो मेरे को। करें समराइज जल्दी से। देखो यूकेरियोटिक हमारे पास तीन जीव हैं, यूकेरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है, यानी न केवल उनकी सेल है वो यूकेरियोटिक है, बल्कि उनके अंदर एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं। सबसे पहली बात अपन लेते हैं फंगस। फंगस जो है यानी कि कवक जो है, यानी जो कवक जो है, सॉरी काई तो अलग हो, काई तो अपन शैवाल को बोलते हैं, कहते हैं ना अपन पानी में काई लगी हुई है, हरी हरी, वो तो है, वो अलग चीज है। फंगस जो कवक है, सबसे पहली चीज है वो फिलामेंटस होते हैं, लंबे लंबे तंतु होते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, दिखते भी हैं तो बड़ी बड़ी दिखती हैं। कोई है क्या आपके ध्यान में कोई फंगस जिसको आपने देखा हो? नहीं देखा है? किस पे लगते हैं? हाँ उस पे लगते हैं, अचार पे देखो अगर ने, आप पकेगा मैंने, ब्रेड पे होती है, हरी हरी आ जाती है। अचार पे क्या आपा? फफूंद, वो यही है फफूंद, व्हाइटिश ग्रेइश, अलग 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 वो फंगस है। और मशरूम फंगस है, एडिबल फंगस है वो, खाने योग्य कवक मशरूम। खुम्बी, बरसात के दिनों में टिब्बा मोहन है, खुम्बी फंगस है।
तो बहुत सारी एडिबल और बहुत न्यूट्रिशियस होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है, अभी सर्दियों में मशरूम आएगी, ठीक है, खूब खाओ। अगर आप उसकी कैप काटोगे, नीचे काला काला दिखेगा, झालर सी छतरी सी, उसके अंदर उसके स्पोर्स होते हैं, ठीक है, बट वेरी न्यूट्रिशियस। यीस्ट नाम सुना होगा आपने, यीस्ट फंगस है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, किससे मिली? फंगस से। तो फंगस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है वो आप अपना आगे डिटेल में कभी अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे। खैर, लेकिन तंतुमय होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते जंतुओं की तरह। तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता के आधार पर तो जंतुओं के नजदीक हो गए। एक्चुअली पहले होता क्या था, 5 जगत से पहले 4 जगत होते थे, और जब 4 जगत होते थे तो फंगस को प्लांट के अंदर ही रखा जाता था। किस आधार पर? क्यों? क्योंकि पादपों में भी सेल वॉल होती है और फंगस में भी सेल वॉल होती है, लेकिन अंतर केवल एक ही था, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ये जो गुण है, ये उनका गुण उनके महंगा पड़ गया। और जब डिटेल में स्ट्रक्चर देखी गई तो पता चला कि ना तो ये पादपों जैसे हैं, ना ये जंतुओं जैसे हैं, दोनों को उठा के अलग से रखो। इसलिए फंगस को प्लांट से निकाल करके कहां रख दिया? जंतुओं और पादपों के बीच में रख दिया। यहां तक समझ में आ रही है? तो नॉन फोटोसिंथेटिक तंतु में परजीवी होते हैं, मोस्टली रोग उत्पन्न करते हैं। अभी देखा, अचार पे लग गई, इस पे लग गई, हमारे भी दाद खाज खुजली होती है ना, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें भी हो जाती है। संग्रहित भोजन जंतुओं जैसे ग्लाइकोजन और बहुत कम मात्रा में थोड़े बहुत तेल। अब कोशिका भित्ति, अब कोशिका, मैंने क्या कहा, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन ये कोशिका भित्ति किसकी बनी? काइटिन की। अब पादपों से सिमिलरिटी है, कोशिका भित्ति में हो गई। प्लांट को देखें, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वातावरण से CO2 लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं अंदर ही अंदर, अपना काम चला लेते हैं, कोई दूसरे जीव को मार वार के नहीं खाते, ठीक है। इकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो अपन सबसे पहला जो लेयर होगा उसमें किसको रखेंगे? पादपों को, उत्पादकों की श्रेणी में, जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे। स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं मोस्टली। पोषण किसके जैसा? पादपों जैसा। पोषण से मतलब क्या है? धूप का उपयोग करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ही क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बना लेंगे, ठीक है। कहाँ बनेगी ग्लूकोज? क्लोरोप्लास्ट में, बिकॉज प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर है? संग्रहण क्या करेंगे? स्टार्च का। भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। अब जंतुओं में आते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक है इनके जैसे। तंतु में तो ये तो बात ही नहीं है। गमनशील होते हैं, ये क्या होते हैं? स्थिर, ये गमनशील है। जंतु संपोषण है, अन्य जीव पर आधारित होते हैं, उनको उनसे पोषण लेते हैं। जीव क्या हो सकता है? पादप भी हो सकता है और दूसरा जीव भी हो सकता है। संग्रह ग्लाइकोजन का करेंगे, हमारे अंदर ग्लाइकोजन लीवर में इकट्ठा होता है। भित्ति नहीं होती, केवल कोशिका झिल्ली होती है। कोई दिक्कत? मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, ठीक है। अब इनमें पोषण और इसकी फोटोसिंथेसिस की बात अगर हम करें तो इसमें दोनों चीजें हैं, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, दोनों प्रकार के जीव आते हैं, ठीक है। एनिमल लाइक भी होते हैं और प्लांट लाइक भी होते हैं, दोनों तरह के जीव आते हैं। ज्यादा कुछ इसमें वर्णन करने की जरूरत नहीं है। डाइवर्स हैं, कुल मिलाकर के कहने का मतलब है डाइवर्स हैं। फोटोसिंथेटिक भी होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक भी होंगे, केमी सिंथेटिक भी होंगे, ऑर्गेनोसिंथेटिक भी होंगे, लिथोसिंथेटिक भी होंगे। कई तरह की पोषण की विधियां इनमें मिलती हैं। चले, सबसे पहले लेते हैं मोनेरा में कौन कौन आएगा। काम की बात सुनो। अब मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, इसके अलावा, बैक्टीरिया के अलावा आर्की बैक्टीरिया। अब आप कहोगे सर इसमें क्या अंतर है? अंतर है, आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया। आर्की माने पुराना,
आदिम बैक्टीरिया, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोस, आर्कियोस माने आदिम, बाबा आदम के जमाने का बोलते हैं ना, बहुत पुराना। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो इस संसार में सबसे पहली बार आए, और ये सबसे एडवर्स कंडीशन में मिलते हैं हमेशा। सर्वाधिक आदिम, पुराने हो गए, विपरीत परिस्थितियों में आवास करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में आवास इनका है। जैसे कि उच्च ताप पर रहते हैं, कुछ झरने हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री के आसपास जो झरने, गर्म पानी के झरने, उसमें खोलते हुए पानी में कौन जीव रह सकता है? क्या सामान्य बैक्टीरिया रह सकता है? नहीं, ये रहते हैं, उनका आवास ही वही है। उच्च दाब, उच्च अम्लीयता, ठीक है। तो जितनी भी लाइफ की विपरीत परिस्थिति है कि यहां कुछ नहीं मिल सकता, तैयार है। क्यों ऐसा? क्यों? जब धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई, धरती है वो धधकती हुई आग का गोला थी, उस वक्त जो लोग आए उनको आदत ही विपरीत परिस्थितियों में थी। लेकिन आज वो सीमित अवस्थाओं में, जहां जहां विपरीत परिस्थितियां, आज वो हैं, ठीक है। तो उनकी उत्पत्ति तब की हुई है। इन्हीं बैक्टीरिया में से एक उदाहरण है मिथेनोजन, नाम सुना होगा आपने, मिथेनोजन, मिथेन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया, जिससे गोबर गैस बनती है। गोबर गैस क्या है? मिथेन। गोबर गैस और दलदल जहां होता है वहां बहुत मीथेन निकलती है, और मीथेन को पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, अगर आपको आर्की बैक्टीरिया देखने हो, आप कहोगे नहीं सर मान दिखाओ, कुछ नहीं करना, गोबर उठा के लाओ, गोबर की स्लाइड बनाओ, आर्की बैक्टीरिया दिखेंगे। जंतुओं के पेट में होते हैं। बैंक, पशुपालन ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आपको पता होना चाहिए। जब हम पशुओं को मांस मछली इसके लिए पालते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये फैक्ट है। और खास करके इनको, जिनको अपन कहते हैं ना डांगर, गाय भैंस बकरी, बिकॉज पशुपालन से बहुत सारी मिथेन, और मिथेन बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ठीक है। तो मिथेन, आर्कीबैक्टीरिया का उदाहरण लिख रहा हूं मैं, इनको अपन बोलते हैं मिथेनोजन। मिथेनोजन का मतलब मिथेन, जन माने उत्पन्न करने वाले, मिथेनोजन, मिथेनोजन्स बोलते हैं उनको, मिथेनोजन, यानी कि मिथेन पैदा करने वाले क्या? बैक्टीरिया, यानी जिसको अपन कहते हैं हिंदी में जीवाणु। मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है ये मिथेनोजन, यहां पे लिख सकते हो आप, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये उदाहरण है आर्की बैक्टीरिया के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया मिथेन, आर्की बैक्टीरिया के प्रकार कहां मिलते हैं? गोबर में। और गोबर गैस क्या है? CH4, यानी कि मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH4। तो गोबर गैस में क्या करते हैं? आपके घर गाय भैंस है, आपने एक क्लोज वातावरण बनाया, उसमें गोबर पटक दिया, अंदर ही अंदर गोबर सड़ेगा, उससे गैस निकलेगी, कौन सी? मीथेन। पाइप की सहायता से बर्नर में जाएगी, जल जाएगी, दैट्स ऑल। तो जहां दलदल होगी, जहां गोबर होगा, ठीक है, गोबर में। और एक चीज और लिख देता हूं, जहां दलदली इलाका होता है ना, दलदल में ध्यान रखना है, ये मोनेरा है। मोनेरा में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, कोई दिक्कत? बैक्टीरिया रोग कारक भी होते हैं, फायदे कारक भी होते हैं, अलग अलग तरीके। बहुत सारे रोग हैं, अपन पढ़ेंगे आगे, जीवाणु। इसलिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं, सेल और ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं? बिकॉज हमें पैथोजन पढ़ने आगे, पढ़ेंगे ना, जब अपन डिजीज पढ़ेंगे, संक्रामक असंक्रामक बैक्टीरिया पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ तो दिमाग में सही फिट होगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया,
ठीक है, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। कौन सा है ये? अगेन मोनेरा है। आपने संरचना देखी, उछड़ जैसी होती है, चित्र पढ़ा होगा थोड़ा सा। कल अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र नहीं बनाया था क्या? वैसा ही तो होता है बस, तो प्रोकैरियोटिक है। समझ में आएगी? बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया भर की चीजें। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके इसके अलावा और कोई बैक्टीरिया है क्या आपके शरीर में? कहीं है क्या शरीर में बैक्टीरिया? कहां से गए? कॉलन में? और आपकी शरीर में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया नहीं है। यहां से लेकर के, अगर आप अपने आप को माइक्रोस्कोप में देख लो, आप चिल्ला उठो। और मजे की बात और, ठीक है, अगर आपका शरीर 100 कोशिकाओं से मिलकर के बना है, आपके शरीर पर 150 कोशिकाएं बैक्टीरिया की हैं। यानी आपके शरीर में जितनी आपकी कोशिकाएं हैं, उससे ज्यादा कोशिकाएं बैक्टीरिया हैं। इतने बैक्टीरिया हैं। आप कुछ नहीं हो, बैक्टीरिया ही हो सारे। अगर आपके शरीर से सारे बैक्टीरिया हटा दें तो किलो 1.5 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। इतने बैक्टीरिया हैं। ये तो गौर से देखने लगी नहीं? इतने बैक्टीरिया हर जगह। संसार में सबसे ज्यादा क्या है? कौन सी जीव सबसे ज्यादा है? फंगस, कवक। पूरे संसार में सबसे ज्यादा चीज कवक है। इतने। खैर, इसके आगे अपन नहीं बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? मोनेरा में कौन कौन आए? क्लियर है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु, इसमें आएंगे सारे के सारे। और इसके अलावा मैंने दूसरा जो जीवाणु है, आर्की बैक्टीरिया, RCHAE करना भाई, इसको AE गलत स्पेलिंग, ARCHAE, आर्की बैक्टीरिया। आर्कियोस, आर्कियोस माने आदिम। कहीं पर भी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियो ये आर्कियो वो, आर्कियो माने पुराना। गोबर में मिलेगा, दलदल में मिलेगा। गोबर गैस मीथेन है, फॉर्मूला CH4 है। एक कार्बन होता है मिथ। ठीक है, बाकी टाइम हो गया। अपन कल करेंगे प्रोटिस्टा को। ठीक है।